Hi guys, welcome to VN coaching classes. सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हम इससे पहले का पार्ट कवर कर चुके हैं और आगे हम ये से करेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला। ठीक है, पहले तो हमने भाषा, संस्कृति, कला कैसे कैसे बढ़े, कैसे कैसे राज्य बढ़े, हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि चित्रकला कैसे संरक्षित की जाती थी। आज जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं कि इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे डिज़ाइंस के साथ हमें चित्रकला मिल रही है, वो कैसे कैसे उसको संरक्षित किया जाता था या कैसे कैसे हम मतलब हमारे पूर्वजों ने उसको बढ़ावा दिया। छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु मतलब छोटे। ठीक है, ठीक है। लघु चित्र जो कि या तो कागज़ पे, ठीक है, या फिर जल रंगों से, मतलब जो गीले कलर्स होते हैं ना, जिसको पानी में डुबो के और वो कलर मिक्स भी किया जाता है या फिर थोड़ा सा उसको गीला किया जाता है तब जाकर उससे पेंट किया जाता है, उसको जल रंग बोलते हैं। ठीक है, उससे चित्रित किया जाता था। और पहले टाइम में लघु चित्र तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। सबसे ब्यूटीफुल जो चित्र है, जो सबसे सुंदर चित्र है, वो जैन ग्रंथों के ऊपर पाए गए, उनको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। मुगल दरबार भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करता था और स्टार्टिंग में प्राथमिक रूप से, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेनली, इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ भी चित्रित करते थे। पांडुलिपियाँ क्या होती है वो हमने क्लास 6 की NCERT में पढ़ लिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोग भी थोड़ी नॉलेज ले सके, अच्छा हो सके। क्योंकि कहा जाता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब अच्छी चीज़ बांटोगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। और जो ये पांडुलिपियाँ होती थी, जो ये चित्र बनाए जाते थे, वो चटक, मतलब ऐसे रंग जिसको देखते ही वो लगता था, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। चटक रंगों से ये चित्र बनाए जाते थे। इसमें या तो दरबार कि भाई दरबार लग रखा है, वहाँ पे लोग कैसे कैसे करके बैठे, या फिर लड़ाई कि मान लीजिए 2 राजाओं की लड़ाई हुई तो उन्होंने कैसे कैसे लड़ाई किया, कैसे कैसे मतलब कि बर्छी भाले वही चले, और शिकार के दृश्य। ठीक है, ऐसे चित्र बनाए जाते थे। और जो इस टाइप के चित्र होते थे ना, वो कुछ स्पेशल लोग ही देख सकते थे। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मुग़ल दरबार में, मुग़ल सल्तनत काल में चित्रकारों को बहुत संरक्षण प्राप्त हुआ, मतलब उनको और प्रमोट किया गया कि हाँ आप करो, ठीक है, आप और अच्छे अच्छे चित्र बनाओ। बट जैसे ही मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, चित्रकार मुग़ल दरबार छोड़ के तो चले गए, दूसरी जगह चले गए, बट वहाँ पे जाके उन्होंने ये चीज़ बरकरार रखी और नई चीज़ें भी सीखी। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो है कि मुग़ल उदाहरण के अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाते थे। और इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। पौराणिक कथाएं मतलब कि पूर्वजों ने कितने कैसे कैसे किया होगा और उसको चित्र बनाना। ठीक है, और काव्य मतलब जिसको गा सके, इस टाइप से वो लोग चित्रकला को संरक्षण देते थे। एक चित्रकला का उदाहरण यहाँ पर है। ठीक है, अकबर विश्राम करते हुए, अकबर और अकबर की सेना शिकार के बाद, और ये
महाराणा राम सिंह होली खेलते हुए। ठीक है, तो इस तरह से चित्रकला के माध्यम से चित्रों को बनाया जाता था, चटक रंग उसमें यूज़ किए जाते थे और उसको संरक्षित भी किया जाता था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में लघु चित्रकला में एक नया डेवलपमेंट हुआ, एक नई शैली का विकास हो गया जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। और सबसे फेमस बुक भानुदत्त की रसमंजरी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो थी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप। ठीक है, दिल्ली विजय कर ली और नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो जो मुग़ल कलाकार थे वो लोग मैदानी इलाकों से बचने के लिए पहाड़ों की ओर चले गए। वहाँ उन लोगों को आश्रयदाता मिल गए, मतलब उनको सिक्योरिटी देने वाले लोग मिल गए, तो उन्होंने अपनी चित्रकारी वहाँ पे दिखाई और नया कला का भी विकास किया, जिससे कि कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। और उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं। वैष्णव याद है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, वैष्णव और शैविक इसको बोलते थे। ठीक है, भगवान विष्णु की उससे ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले चटक रंग यूज़ किए जाते थे और फिर यहाँ पे जो मतलब आँखों को सुकून दे, ठंडक दे, ऐसे रंगों को यूज़ किया जाने लगा। एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल कांगड़ा शैली का, कि यहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हैं और यहाँ पे राधा और उनकी सखिया बैठी है और पहाड़ी है और कांगड़ा शैली में ये लघु चित्र है। इवन ये भी होता था कि जो आम जनता थी, आम स्त्री पुरुष थे, साधारण लोग थे, वो भी बर्तनों पे, दीवारों पे, कपड़ों, फर्श, सब पे अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। ठीक है, बट थोड़ा सा ये था कि राजमहल में जो भी चित्र बनाए जाते थे उनको अच्छे से सेफ्टी से, पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा जाता था ताकि उसको काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखते हैं बंगाल नज़दीक से एक नज़र और एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के नाम पे उस भाषा का नाम रख दिया, जैसे तमिलनाडु में तमिल, ठीक है, और उड़ीसा में उड़िया, तो बंगाल की बंगाली, ठीक है। और ये आज ये माना जाता है कि जो बंगाली वर्ड्स है वो संस्कृत से निकले हुए हैं। बट अगर हम पहले ग्रंथों का अध्ययन करें प्रारंभिक ईसा पूर्व के, ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य के, अगर संस्कृत ग्रंथों का हम अध्ययन करें तो ये मालूम पड़ता है कि संस्कृत से उपजी हुए भाषाएं बंगाल के लोग नहीं बोलते थे। ठीक है, आज तो माना जाता है कि संस्कृत वर्ड यूज़ किए जाते हैं बंगाली में, बट अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जो कि ईसा से भी पूर्व के ग्रंथ थे, तो उससे मालूम पड़ता है कि बंगाली लैंग्वेज में बोले जाने वाले वर्ड्स संस्कृत से नहीं बने हुए हैं। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि चौथी और तीसरी शताब्दी से, ईसा पूर्व चौथी, ठीक है, ईसा मान लीजिए 0, ईसा पूर्व चौथी 1, ठीक है, और तीसरी शताब्दी से ये ईस्वी सन हो गया 1, 2, 3, तीसरी शताब्दी। यहाँ से इस टाइम पीरियड में बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, मतलब उनके व्यापार होने लगा आपस में, और संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। कि भाई अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के साथ बिजनेस करना है तो वहाँ की लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत ही आनी भी चाहिए, क्योंकि बिना उनकी लैंग्वेज के आप उन लोगों से बात नहीं कर पाओगे तो सौदा कैसे करोगे, डील्स कैसे करेंगे, ठीक है।
और फिर क्या हुआ कि 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पे अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया, ठीक है। और ब्राह्मणों को वहाँ बसाना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको संस्कृत मालूम होगी। तो इस प्रकार ये मालूम पड़ा कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिनसांग आया और उसने पाया कि बंगाल में हर जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। और 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का मतलब एक लोकल लेवल पे ही एक राज्य का उद्भव हो गया। और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। मतलब बंगाल में शासन करने वाले जो भी राजा थे वो दिल्ली के कंट्रोल से बाहर थे। बट 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। मतलब अकबर के राज्य का एक पार्ट माने जाने लगा। मतलब डायरेक्टली वो उसके कंट्रोल में आ गया। और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, ठीक है। प्रशासन की भाषा मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम वो फारसी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते थे। सो गाइस, यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, इंडिया के अलावा ऐसा कौन सा देश है जहाँ की राजनीतिक भाषा या फिर जिसको बोलते हैं कि वहाँ के जो राज्य है वहाँ के प्रशासन में यूज़ होने वाली भाषा हिंदी है। आंसर कमेंट बॉक्स में। और 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाएं मतलब कि जो बंगाल में और भी भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है, ये सारी मिक्सअप सी होने लगी। और साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसको आज पश्चिम बंगाल बोला जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है, बट ये इतनी सारी स्टेजेस से गुजरी है कि भाई कभी किसी ने अटैक कर दिया, कभी कहीं पे संस्कृत वाले लोग आ गए, कहीं पे मुगल लोग आ गए, आसपास के लोगों ने कुछ अपने ही शुरू कर दिया, ठीक है। तो इतने क्रम से गुजरने के बाद जो हमें आज लैंग्वेज मिलती है वो पता है सबको। बंगाली भाषा के प्रारंभिक साहित्य 2 श्रेणी में बांटे जाते हैं। एक तो संस्कृत की श्रेणी है, मतलब संस्कृत से वर्ड्स ले रखे हैं, और दूसरा उससे स्वतंत्र है कि मतलब उसमें संस्कृत वर्ड्स नहीं हैं। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, ठीक है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ वगैरह वगैरह यहाँ पे मिलती है। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। पॉइंट टू बी नोटेड, नाथ साहित्य शामिल है दूसरी श्रेणी में, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परियों की कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। हमने अभी बंगाल साहित्य की 2 श्रेणियाँ पढ़ी, ठीक है, पहली संस्कृत वाली और दूसरी जो बिना संस्कृत की थी। पहली श्रेणी के जो ग्रंथ हैं उनका काल निर्णय हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ मिल गई जिससे मालूम पड़ता है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, ठीक है, और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में, उत्तरार्ध मतलब बाद में, मध्य मतलब बीच में इसकी रचना की गई। और द्वितीय श्रेणी की जो कृतियाँ हैं वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, मतलब कहानियाँ जैसे बड़े सुनाते हैं ऐसे सुनाई जाती थी। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था ये डिसाइड करना कि इवन आज भी डिफ़िकल्ट है कि किस टाइम में ये कहानियाँ पॉपुलर हुई थी। बट ये है कि जिस टाइम में भी या फिर जहाँ भी ये मौखिक कथाएँ बोली जाती थी वहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव कम था, क्योंकि ये चीज़ें या फिर ये कहानियाँ या फिर जो भी हम ये साहित्य का पाठ पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के ऋण से मुक्त है, मतलब वो दूसरी श्रेणी में आता है, ठीक है।
ये पढ़ लीजिएगा अगर नहीं समझ आया तो। अब पढ़ते हैं पीर और मंदिरों के बारे में। ठीक है, 16वीं सदी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़ दिया। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी बंगाल में चले गए। वहाँ पे जंगली इलाकों को साफ किया और खेती करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, स्थानीय मछुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले, ये वाली खेती का पाठ हम पढ़ चुके हैं। ये लोग जनजातीय थे और धीरे धीरे किसानों के समूह में मिल गए। और इन्हीं दिनों क्या हुआ, मुगलों ने अटैक कर दिया, मुगलों ने यहाँ कंट्रोल कर लिया और यहाँ का जो सेंटर पार्ट है ढाका, वहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की। और जो अधिकारी लोग थे, जो कर्मचारी लोग थे, उनको जो भी भूमि मिलती थी उसे प्राप्त करके वो उस पर मस्जिद बना दिया करते थे। और इन इलाकों को धार्मिक रूपांतरण के यूज़ में एज ए धार्मिक रूपांतरण इसको यूज़ किया जाता था। मतलब कि धार्मिक, जैसे मंदिर है, धर्म का माना जाता है कि वहाँ पे सारे धर्म के ही काम होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब बाहर से लोग यहाँ पे आके बसने लगे तो अब एक नई जगह पे अचानक से चले जाना, कुछ नहीं पता होना, तो ऐसे लोगों को कुछ लोग, मतलब जो ये धार्मिक केंद्र चलाते थे, ये लोग उनको खाना पीना और मतलब और जो चीज़ें वो प्रोवाइड इनको करवाते थे। और इनको बोला जाता था नेता। ठीक है, क्योंकि वो समुदाय के नेता होते थे। तो ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी माना जाता था कि जो ये नेता है ना, इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, मतलब कुछ पार्ट्स है। ठीक है, जो जिसे कुछ भी कर सकते हैं। और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, इन पीरों की श्रेणी में संत, सूफी, ठीक है, संत लोग भी आते थे और सूफी लोग, सूफी संत और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, हिंदू, बौद्ध, देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी। मतलब पीरों का ये नहीं था कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते ना, जिसके पास भी फील हुआ कि अलौकिक शक्तियाँ हैं उनको पीर करार दे दिया गया। और उनकी जो मज़ारें हैं बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। विभिन्न नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी इलाकों में ये पीर बहुत पाए जाते हैं। यूपी, हरियाणा, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में। 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मंदिर बनाने का जोर बहुत टाइट वाला रहा, बट बाद में आके वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बात थी कि जो मंदिर होंगे वो शक्तिशाली लोगों द्वारा बनवाए जाते थे। बट अगर कोई मंदिर सिंपल सी ईंट, मिट्टी और गारे से बने मंदिर होते थे, और जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बनाए जाते थे, तो इसलिए ये वाले जो मंदिर होते थे वो सिंपल होते थे। और अगर राजा कोई मंदिर बनवाएगा तो वो अलग ही मालूम पड़ता है। और यूरोपीय कंपनियों के आने से भी इस बहुत अच्छा इस पर इफ़ेक्ट पड़ा। और स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँवों या फिर छान छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे, ब्राह्मणों ने दे दी मान्यता, और तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में भी स्थापित हो गई। और ये देखिए झोपड़ी और मंदिर के टाइप। अभी हमने छप्परदार झोपड़ी की तरह दो चाला मतलब 2 छतों वाली और चौचाला मतलब 4 छतों वाली हमने यहाँ पे इमारतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला मतलब जो 4 छतों वाली जो भी इमारत थी उसमें 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी। ठीक है, और ऊपर त्रियक रेखा या फिर एक बिंदु तक जाती थी।
मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और इनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, बट जो बाहर की दीवारें थी वो बहुत अच्छे से सजाई जाती थी। उसमें अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ और चित्रकारियाँ बहुत अच्छे से उसमें सजी होती थी। और पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी, मतलब बहुत बहुत अच्छे लेवल की वहाँ पे कलाकारी और चित्रकारियाँ हो चुकी थी। बंगाल में मछली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। क्यों? क्योंकि जो बंगाल है वो नदीय क्षेत्र है, ठीक है, और जहाँ नदियाँ मिलेगी वहाँ पे मछली और धान वो तो बहुतायत में मिलना ही मिलना है, वो तो ज़्यादा आपको मिलना ही मिलना है। बंगाल में मछली पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस माना जाता है, धंधा इवन आज तक भी होता है। और इसे ज़्यादा क्या सबूत दिया जाएगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की, बौद्ध विहार जहाँ पे भिक्षुक लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षुक, ठीक है, उनकी दीवारों पे भी मछली साफ़ करते हुए टोकरे में भरकर बाजार में ले जाते हुए शो किया गया है। मिट्टी से वो कलाकृतियाँ ऐसी बनी हुई है। वैसे ब्राह्मणों को मांसाहार भोजन करने की परमिशन नहीं थी, बट जब देखा कि बंगाल में फ़िश ही ज़्यादा चलती है तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको कुछ स्पेशल टाइप की, कुछ स्पेशल किस्म की फ़िशेस खाने की परमिशन दे दी गई बृहद पुराण में, जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। और ये रहा एक एग्जाम्पल फिश का। और अब हम अपने पड़ोसियों को भी देख लेते हैं, भाई पड़ोस में क्या चल रहा था, ठीक है। और वैसे भी इंडिया वाले अपने घर से ज़्यादा तो पड़ोस में ही ध्यान देते हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, ठीक है। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, मतलब 18वीं शताब्दी के जो अंतिम साल थे उनमें लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। मतलब कि यहाँ के लोग भाषा के आधार पर एकत्र हुए थे, जैसे फ्रांस फ्रेंच और जर्मनी के जर्मन, भाषा के आधार पर बना राज्य। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी, ठीक है, रोमानिया भाषा में लिखी जाने लगी। और हंगरी में हंगेरियन भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, ठीक है, ना कि लैटिन भाषा वो ही चलती आ रही थी, उन्होंने ये चेंज किया और अपनी राजभाषा हंगेरियन को बना लिया। यह है और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह भी बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ठीक है। फ्रांस बोलने वाले फ्रांस में चले गए, जर्मन बोलने वाले जर्मनी के पार्ट हो गए, हंगेरियन बोलने वाले हंगरी में, ठीक है। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दे दिया, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। सो गाइज टिल देन डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर एंड टेक केयर। बाय, थैंक यू।